A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem John Brown for class 12 ISC as per their 2024 examination. This is the last poem for the course. Other than this, we have already studied the other poems like Dolphins and Birches. These poems you can find it in the playlist of English literature, ISC English literature. Today we'll be doing the last poem, that is John Brown. It is written by Bob Dylan. Okay, and we'll be starting. First we'll study a little bit about the poem. The first thing has been written as कि John Brown, जो that was given by Bob Dylan, is a anti-war poem. Anti-war means वो war के devastations को दिखाते हैं. That ironically refers to mother and her soldier son. जहाँ पर mother ये समझती है कि जो वॉर है वो मेरे बेटे को बहुत सारे मेडल्स ला करके देंगे, बट एक्चुअली सोल्जर सन जो है उसका जो पर्सपेक्टिव है दैट इज completely different. The poem creates a stark, means an appearance contrast between the fascination of war and the futility of war. Means appearance of इट क्रिएट्स द पोएम क्या आपको बताती है, वो ये बताती है कि वॉर का इमेजिनेशन कैसा है और एक्चुअल में उसकी यूजलेसनेस कैसी है. तो उन दोनों चीजों का कंट्रास्ट दिखाएंगे. वो यूजलेसनेस ऑफ वॉर दैट लीड्स द सोल्जर्स इनटू अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस. The This imaginary story about John Brown is a portrayal of all the soldiers wounded or suffered in war. और ये जो स्टोरी है, ये जो काइंड ऑफ स्टोरी ऑफ जॉन ब्राउन, वैसे हम लोग पोएम ही पढ़ रहे हैं, तो दिस इज अ पोर्ट्रेयल. ये आपको एक कहानी जैसी बताई जाती है. इट इज अ काइंड ऑफ लिरिक पोएम. तो एक कहानी ये बताएगी आपको, जिसमें ये बताएगा कि सोल्जर्स कैसे वूंड होते हैं और हाउ मच दे सफर व्हेन इट इज द टाइम ऑफ वॉर. The war, however, important for the contesting nations, is a bane to those who give everything for their country's sake. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि this war that has been discussed here, वो एक kind of cause of distress होती है for the country's sake. Bob Dylan, through this poem, shows the harsh reality of war and its aftermath. की वॉर की रियलिटी क्या है और उसके आफ्टर मार्क, मीन्स आफ्टर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या है. इट डिस्क्राइब्स द हॉरर्स ऑफ वॉर, द ईज विथ विच ईच मैन फाइंड देमसेल्व्स ट्रेप्ड इन वन. ठीक है. द आइडिया ऑफ बीइंग अ हीरो इन द बैटल फील्ड इज एज टैंटलाइजिंग एज इट इज फेटल. वो आइडिया कि हम एक सोल्जर बन के एक वॉर के बैटल फील्ड में जाएं, इट इज एज डिफिकल्ट एज इट इज डेडली. मतलब वो उतना ही ज्यादा सोचने में ही दर्दनाक होता है जितना ज्यादा वो डेडली होता है, फेटल होता है. दिस आइडिया ऑफ हीरोइज्म इज ऑफन ड्रिवन बाय फॉल्स सेंस ऑफ ब्रेवाडो. ब्रेवाडो क्या होता है? व्हाट इज ब्रेवाडो? द सेंस ऑफ ब्रेवरी. ठीक है. And machismo. Machismo is the masculine pride which drives men to a situation जहां पर they find themselves. और ये जो idea of war है, heroism है, यहाँ पर वो हमें ये दिखाता है कि there is some sort of masculinity pride कि ठीक है we have become a soldier, but actual में क्या होता है, there they find themselves कि in the war, just because कि war is a useless thing, तो वहां पर they are only trying to kill somebody or they are in the situation to die on their own. And it is too late to discover that the power and glory is nothing than mere political puppetry show, जहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं जस्ट द पपेट्स हु आर फाइटिंग विथ ईच अदर द अदर कंट्री, वेयर द स्ट्रिंग्स आर पुल्ड बाय पावरफुल इंटरेस्टेड प्लेयर्स. जहां पर जो स्ट्रिंग्स हैं वो जितने भी, दीज आर द पपेट्स, और इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं दीज आर पुल्ड बाय द पावरफुल पीपल. तो दिस इज ऑल अबाउट द वॉर पार्ट, कि भाई पोएम में वॉर के बारे में क्या दिखाया गया है. आप इसको कॉपी भी कर सकते हो अपने पास. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज, जहाँ जो इसमें बोली गई है, इज द पोएम जॉन ब्राउन. वील स्टार्ट नाउ विद द पोएम. तो यहाँ पर
इट हैज बीन बिगन विद कि जॉन ब्राउन एज अ सोल्जर वो तैयार हो रहा था, अपनी मदर से दूर जा रहा था, एंड ही वाज गोइंग टू अ बैटल फील्ड। ओके, तो द जॉन ब्राउन वेंट ऑफ टू वॉर टू फाइट ऑन अ फॉरेन शोर वेयर ही वाज गोइंग। बहुत सिंपल सिंपल सी पोएम है, जहां जहां पर कुछ अलग सी चीजें, देयर आई हैव मार्क्ड दीज थिंग्स। तो जॉन ब्राउन जो है, एंड एट द एंड आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि दो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप इसको पढ़ सकते हो, जहां का कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, जॉन ब्राउन वेंट ऑफ टू वॉर टू फाइट ऑन अ फॉरेन शोर। जॉन ब्राउन जा रहा था, ही हैड गॉन मीन्स ऑलरेडी ही हैड गॉन टू वॉर टू फाइट ऑन अ फॉरेन शोर। एक दूसरी जगह पर, बाहरी कंट्री में वो जा रहा था फाइट करने के लिए। हिज मामा श्योर वॉज प्राउड ऑफ हिम, एंड उसकी जो मदर थी, शी वॉज वेरी मच प्राउड ऑफ हिम। ही स्टूड स्ट्रेट एंड टॉल इन हिज यूनिफॉर्म एंड ऑल। ओके, तो क्या कहा गया है कि वो जो था एकदम स्ट्रेट, सोल्जर्स जैसे होते हैं, एकदम स्ट्रेट एंड टॉल, वो वहां पर अपनी यूनिफॉर्म, सोल्जर की यूनिफॉर्म में था। एंड ऑल हिज ममा's फेस ब्रोक आउट इन अ ग्रिन, इट वॉज अ ब्रॉड स्माइल। उसकी मम्मी जो थी वो बहुत ज्यादा खुश थी। दिस इज अ ब्रॉड स्माइल। वाई? जस्ट बिकॉज कि उसका जो बेटा था, ही हैज फाइनली बिकम अ सोल्जर, एंड उसके जितने भी फैसिनेशन थे, ड्रीम्स थे, इमेजिनेशन थी उसकी मदर की, वो सारी एक्चुअल में सच हो गई थी। ओ सन, यू लुक सो फाइन। तो उसकी मदर यहाँ पर क्या कहती है, दैट डियर सन, यू आर लुकिंग सो फाइन, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। आई एम ग्लैड दैट यू आर अ सन ऑफ माइंड एंड आई एम सो प्राउड। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो मदर है, शी इज इग्नोरेंट ऑफ द devastations that war brings। यहाँ पर क्या कहा गया है, that you look so fine, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, and I am glad कि तुम मेरे सन हो। ठीक है, you make me proud to know you hold a gun, means since you are holding a gun, this makes me very much proud। do what the captain says, एकदम वैसे ही करना, वो उसको suggestions दे रही है, एकदम वैसे ही करना जैसे कैप्टन कहेगा। एंड लॉट्स ऑफ मेडल्स यू विल गेट एंड वील पुट देम ऑन द वॉल व्हेन यू कम होम। और जब तुम यहाँ वहां से वापस आओगे तो तुम अपने साथ बहुत सारे मेडल्स लेकर के आना, और हम लोग यहाँ पर इस वाली वॉल पे इसको लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ऑफ ईदर मदरली ऑप्टिमिज्म, की मदर जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकर है। जैसे आप भी कभी घर से बाहर निकलो एग्जाम देने के लिए, तो घर वाले बोलते हैं कि अच्छा अच्छा एग्जाम करना, या तुम्हारा एग्जाम अच्छा ही होगा। तो वैसे ही देयर इज मदरली ऑप्टिमिज्म फॉर हर सन, और आइदर दिस इज द थिंग, या फिर इट शोज दैट द मदर इज इग्नोरेंट, वो अज्ञात है, उनको नहीं पता है द रियल क्रूअल रियलिटीज ऑफ वॉर, जो उनको नहीं पता है। ठीक है, और ये वाला भी एक पार्ट छूट गया था, दैट दिस इंडिकेट्स जॉन ब्राउन वाज proud to be soldier and his body language showed this। क्या? क्योंकि because he was standing straight, तो he was also equally proud, जैसे कि उनकी मदर प्राउड थी। देन as that old train pulled out, now जैसे ही वो जो ट्रेन है वो जा रही थी, जॉन की जो मदर थी, जॉन ब्राउन की जो मदर थी, she started or began to shout telling everyone in the neighborhood, अपने नेबरहुड में वो हर किसी को बता रही थी कि ये जो है, he is my son that's about to go, और वो बस जा ही रहा है। he is a soldier now and he has become a soldier now, you know। she made well sure neighbors understood and she was very much she was making things sure कि उसके जो neighbors हैं वो ये सारी चीजें समझ गए हो। मीन्स शी वॉज रिकन्फर्मिंग इट, वो बार बार अपने नेबर्स को बता रही थी कि मेरा बेटा जो है वो सोल्जर बन गया है, एंड ही इज अबाउट टू गो। मतलब दिस इज द हैप्पीनेस दैट शी इज शोइंग इन हर terms। Now यहाँ पर the question can be formed as कि how the mother is ignorant about the realities of war। तो ये वाला जो लेटर, ये वाला जो पार्ट है वो यहीं तक ही जाएगा कि मदर कितनी हैप्पी थी। ओके, देन शी गॉट अ लेटर once in a while and her face broke into a smile, कि कुछ कुछ समय तक उसको लेटर्स आते रहते थे। as she showed them to the people from the next door she bragged, और
जैसे उसको लेटर मिलता था उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती थी, और वो उन्हीं लेटर्स को क्या करती थी, अपने जो आसपास के लोग हैं, नेक्स्ट डोर में जो लोग रहते हैं, घर पे रहते हैं, उनको दिखाती थी। शी ब्रैग्ड, ब्रैग करना होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताना, ठीक है। जैसे हमने अगर हम कहते हैं कि अगर मैंने एक बार किसी को कॉल किया और उसे फोन नहीं उठाया, तो हम उसको बोलेंगे कि हम तुमको 1 घंटे से फोन कर रहे हैं। तो दैट इज ब्रैगिंग अबाउट समथिंग। और उसी चीज को अपने, जिसे कहते हैं मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो दैट इज शी वॉज ब्रैगिंग नाउ नॉट अबाउट हर सेल्फ बट अबाउट हर सन विद हिज यूनिफॉर्म एंड गन। उसकी यूनिफॉर्म, उसकी गन, उसका, जस्ट बिकॉज ही हैज बिकम अ सोल्जर, तो वो सारी चीजों के बारे में उसको ब्रैग करती थी, अपने नेबर्स को बताती थी। एंड दीज थिंग्स यू कॉल्ड अ गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर, ओ अ गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर। अब क्या कि ये सारी चीजों के कारण शी यूज टू कंसिडर इट अ गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर। यहाँ पर द मदर इज ऑब्वियसली फैसिनेटेड just because his son has become a soldier, जहाँ पे he finds himself her he finds that जो उसका बेटा है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, he is looking so fine, he'll bring a lots of medal, he is happy there, he has to listen to whatever the captain says। so ये सारी चीजें एक तरीके से गुड ओल्ड फैशन वॉर है, बट यहाँ पर उसकी एक्चुअल रियलिटी यहाँ पर इसमें शो की गई है, दैट इट इज अ ट्रेडिशनल war, straightforward conflict or battle, often romanticized in literature and history। romanticized in literature and history मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अपीलिंग बना देना, कि यहाँ पर भाई ओल्ड फैशन्ड वॉर को हम गुड क्यों कह रहे हैं। ओके वाई, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा अपीलिंग बना दे रहे हैं, बहुत अच्छा बना दे रहे हैं, अट्रैक्टिव बना दे रहे हैं, ये सोच के कि इफ अ पर्सन हैज बिकम अ सोल्जर एंड ही विल गो टू वॉर, तो डेफिनेटली ही विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मेडल्स। बट उसका जो अदर पार्ट है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। इट सजेस्ट अ नोस्टैल्जिक व्यू ऑफ वॉर, नोस्टैल्जिक हैप्पी प्लस सैड, जो टुगेदर इमोशंस होते हैं, दैट इज नोस्टैल्जिक, वेयर द साइड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वर क्लियर एंड द पार्टिसिपेंट्स फॉट विद ऑनर एंड ब्रेवरी। जहां पर जो ऑब्जेक्टिव से वॉर के वो बहुत ज्यादा क्लियर थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत ज्यादा गर्व से लड़ाई कर रहे थे, और उनको पता था कि जब वो ऐसे करके लड़ाई करके सक्सेसफुल हो जाएंगे तो दे विल डेफिनेटली गेट रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मेडल्स। तो इसीलिए इसको एक गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर कहा गया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कोट, आप इसको पढ़ लेना। देन द लेटर्स सीज्ड टू कम। अब जो कुछ समय बाद जो लेटर है, दे हैड स्टॉप्ड टू कम, वो बहुत कम आते थे। हाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे डिड नॉट कम, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक वो जो लेटर्स थे वो नहीं आए। दे सीज्ड टू कम फॉर अबाउट 10 months और मोर, और करीबन 10 महीने, याद रखना ये टाइम, क्योंकि यूजुअली एमसीक्यूज में आपसे ये बारीक चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो कितना समय, करीबन 10 months वो नहीं आए और उससे ज्यादा। अ लेटर फाइनली केम सेइंग, उसके बाद बहुत समय बाद मदर को एक लेटर आया कि नीचे जाओ और मीट द ट्रेन, योर सन कमिंग होम फ्रॉम द वॉर, और तुम्हारा जो सन है वो वॉर से आ रहा है, तो नीचे जाओ और उससे मिलो जा करके, ट्रेन आ रही है जिसमें वो आएगा। शी स्माइल्ड, नो शी वॉज वेरी मच हैप्पी, वेंट राइट डाउन, शी लुक्ड एवरीवेयर अराउंड, उसने इधर उधर सब जगह देखा, वो खुश हुई लेटर पढ़ के, नीचे गई, उसने सब जगह इधर उधर देखा, बट शी कुड नॉट सी हर सोल्जर सन इन साइड, बट वो अपनी नजर में उस सोल्जर सन को कहीं भी ढूंढ नहीं पाई। बट एज ऑल द पीपल पास्ड शी सॉ हर सन एट लास्ट, जब उसके बाद सारे लोग वहां से गुजर के चले गए, ट्रेन जहाँ पे आती है वहां से, उसके बाद शी वेटेड, शी केम देयर, शी सॉ हर सन एट लास्ट, व्हेन शी डिड शी कुड हार्डली बिलीव हर आईज, और जब उसने अपने सन को देखा तो वो भरोसा नहीं कर पाई, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी आंखें मुझे ये सब चीजें दिखा रही हैं। ओ हिज फेस वॉज ऑल शॉर्ट अप, हिज हैंड्स वर ऑल ब्लोन ऑफ, मीन्स उसके फेस पे कुछ हुआ था, उसके हैंड्स वर ब्लोन ऑफ, ब्लोन ऑफ मीन्स नाउ दे वर नॉट देयर एट ऑल, ठीक है, मतलब सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रोक, जिसे कहते हैं कि अगर हम ये मुट्ठी भी लेकर से भी किसी को ऐसे करके मारे तो दिस हैज बीन ब्लोन ऑफ।
तो इट वॉज बैडली इंजर्ड और उसने एक मेटल ब्रेस, मतलब वो इंसान चल भी नहीं पा रहा था और अपने उसने वेस्ट पे, कमर पे एक मेटल का ब्रेस पहना हुआ था. दिस इज अ काइंड ऑफ मेटल ब्रेस. ये मतलब एक कह सकते हो कि जैसे वो जिनके वेस्ट में पेन्स होते हैं तो उस वो भी उसके लिए एक मेटल की ब्रेस डालते हैं, जो कपड़ा ऊपर से क्लॉथ होता है जो कवर्ड होता है. ओके, ही विस्पर्ड काइंड ऑफ स्लो, और उसके बाद दिस वाज हिज कंडीशन, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा धीमे कुछ बोल रहा था. इन अ वॉइस शी डिड नॉट नो, और वो बहुत धीमे धीमे वेरी स्लो वॉइस में वो कुछ बोल रहा था जॉन ब्राउन, और वो बात उसकी मदर भी नहीं पहचान पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी. while she couldn't even recognize his face, और उसका फेस इतनी बुरी तरीके से चोट खाया हुआ था. इट was badly blown off just because कि वाई, बिकॉज और इस बिकॉज ऑफ द वॉर, और इसी के कारण उसकी मदर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी. ओ लॉर्ड, नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस, हे भगवान, उसका वो फेस भी नहीं देख पा रही थी, पहचान नहीं पा रही थी. ओ टेल मी माई डार्लिंग सन, प्लीज प्रे टेल मी what they done, how is it you come to be this way. Oh my dear son, please tell me that what have been done to you, जिसके कारण तुम इस हालत में यहाँ पर आए हो. He tried his best to talk, but his mouth could hardly move. और वो उसने बहुत कोशिश की कि अपने मदर को कुछ बताए, लेकिन उसका जो फेस है, just because कि it was badly blown off, broken भी कह सकते हो, उसको चोट लगी थी, he was injured, तो इसी के कारण he was not able to move his face, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. And the mother had to turn her face away, और just because of this such condition, उसकी जो मदर थी वो अपना फेस टर्न की हुई थी, just because कि she could not see the condition of her son. डोंट यू रिमेम्बर माँ. ना ये कौन बोल रहा है, ये जॉन ब्राउन बोल रहा है. ठीक है, अपने पास इसमें लिख भी लेना. जॉन ब्राउन ये कह रहा है कि आपको याद नहीं है माँ, when I went off to war, जब मैं गया था, you thought it was the best thing I could do, तुम्हें लगा था कि ये सबसे अच्छी चीज है जो मैं कर सकता था. I was on the battle ground, you were home, और मैं वहां बैटल ग्राउंड पे था, तुम घर पे थी. एक्टिंग प्राउड, you wasn't there standing in my shoes, and I'm glad my mom that you were not there, कि तुम वहां पर आकर के मेरे शूज में खड़े हो, इन द सेंस कि तुम अगर मेरी जगह पर होते तो what would have happened. I'm glad कि आपने मुझे उस कंडीशन में, उस हालत में, उस जगह पर बैटल फील्ड में नहीं देखा. Oh, I thought when I was there, God, what I'm doing here. जॉन ब्राउन कहता है कि मैं वहां पर सोच रहा था कि भगवान, मैं यहाँ पर, जब मैं वहां पर था, मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ. what am I doing here. I'm trying to kill somebody or die trying, in the sense कि I'm trying to either kill my enemies or dying in that situation, कि भाई अगर तुम अगले को नहीं मारोगे तो अगला तुम्हें मार देगा. it was either a do or a die situation. So I was trying to kill somebody or die trying killing someone else. If I'll fail, so I will myself be killed. But the thing that scared me the most was when my enemy came close. और जो सबसे ज्यादा scared होने वाली चीज थी, that was when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. Means कि हम एनिमीज को किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो भी, ही वॉज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, आई वॉज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, बट वाई आर वी सेइंग कि वो जो दुश्मन होते हैं वो हमसे थोड़े अलग होते हैं. दे आर द सेम पीपल एज वी आर. ओ लॉर्ड, जस्ट लाइक माइन. एंड ही व्हेन ही केम क्लोजर टू मी, उसका जो फेस था वो बिल्कुल मेरे ही जैसा लग रहा था. एंड आई couldn't help think, but through the thunder rolling stink, that
I was just a puppet in the play and I couldn't help but think. और मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा था उस समय, बस मुझे एक ही चीज ध्यान में आ रही थी, through the thunder rolling stink, that I was just a puppet in the play. और मैं वहां पर कैसा था? I was just a kind of a puppet. I already showed you the picture of puppet. तो ऐसे लग रहा था कि आई एम जस्ट अ कठपुतली वेयर वॉर इज कंपेयर टू अ पपेट शो. ओके, यहाँ पर ये चीज को पढ़ लेना, दैट इट इज अ मेटाफर. मेटाफर इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, मोस्टली अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग बीइंग, विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक. figures of speech is also there in the part of मस्ट वॉच वीडियोस, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का एक पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं. तो एंड आई वॉज जस्ट अ पपेट इन अ प्ले. यहाँ पर वॉर को कैसे शो किया गया है? जैसे कि कोई पपेट शो हो. एंड थ्रू अ रोर एंड स्मोक, वहां पर जितनी भी आवाजें थी, जितना भी धुआं था, ठीक है, दिस स्ट्रिंग इज फाइनली ब्रोक. और वहां पर देयर वाज अ स्ट्रिंग दैट फाइनली ब्रोक, और एक कैनन बॉल ब्लू माई आईज अवे. दिस इज अ कैनन बॉल. ये ठीक, कैनन बॉल्स ये, और ये जो वही बड़ी वाली तोप जिसे बोलते हैं हिंदी में. तो टेल मी व्हाट इट इज सेड इन इंग्लिश. अ कैनन बॉल ब्लू माई आईज अवे. और जैसे ही दिस स्ट्रिंग इज फाइनली ब्रोक, यहाँ पे क्या कहा गया? हिज स्ट्रिंग ऑफ थॉट. विच स्ट्रिंग ऑफ थॉट? कि जब मैं उस टाइम पर सोच ही रहा था कि ये जो एनिमी है ये एकदम मेरे जैसा ही लगता है, उसी टाइम पर ही his string of thought was broken जैसे ही कैनन बॉल came through smoke and rear and blew his eyes away. तो उस टाइम पर जो एक ध्यान था उसका कहीं और, वो बिल्कुल ही हट गया वहां से. As he turned away to walk, जैसे ही he turned away to walk, his mom was still in shock. His mother was still in shock. अब वो अपनी पूरी कहानी बता करके कि कैसे उसको इतना चोट लगी है. तो वो बता, उसको मदर वहीं पर ही वो टहल रहा था, जैसे ही वो टर्न किया वो अपनी मदर को देखने के लिए, ही फाउंड दैट हिज मदर वाज स्टिल इन शॉक. द रियलिटीज ऑफ डिवास्टेशंस ऑफ वॉर उसके सामने आ चुकी है, मदर के सामने. एट सीइंग द मेटल ब्रेस, और वो उस मेटल ब्रेस को देख रही है, that helped him stand. As he turned to go, he called his mother close. और उसकी जो मदर थी, she was in shock. She was seeing the metal brace जिसके हेल्प से ही वो खड़ा हो पा रहा था. आप इसी को एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस में लो, that in the beginning John Brown was very proud and he was standing straight and tall in the soldier's dress, but now actual में क्या हुआ है कि वो जो fascination था, imagination था, वो खत्म हो गया है. The realities are now in front. बट ही एज ही टर्न्ड टू गो, बट जैसे ही उसके बाद वो वापस जाने लगा, ही कॉल्ड हिज मदर. उसने अपनी मदर को पास बुलाया और उसने वही सारे मेडल्स जो थे वो अपनी मदर के हैंड में ड्रॉप कर दिए. तो हिज मदर वाज फाइनली wakes up to the shock. She is shocked. She is in the horror of the gruesome, the cruel realities of war. When she sees कि उसका जो son है वो खड़ा भी नहीं हो सकता है without the help of waist brace. She sees no glory, no bravery, only devastation. उसको कोई भी वहां पर शान या बहुत ज्यादा प्राइड की बात नहीं लगी, उसको कोई यहाँ पर हिम्मत वेलर की बात नहीं लगी. उसको सिर्फ इतना दिखा कि वॉर एक्चुअली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ तबाही, डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन. ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. by the time we reach the end of the narrative, जो ये पूरी कहानी बताई गई है in the form of a poem, a lyric poem, he is no longer द जॉन ब्राउन. जॉन ब्राउन एक्चुअल मतलब वो जॉन ब्राउन नहीं है जिसको हम लोग ने एकदम स्टार्टिंग के स्टांजा में देखा था.
फर्स्ट लाइन इज द ओनली प्लेस जहां पर उसका जो नेम है बहुत ज्यादा प्राउडली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जा रहा है। उसके बाद उसको कभी भी उसका नाम नहीं लिया गया पूरी पोएम में। ही इज जस्ट अनदर हैंडीकैप्ड सोल्जर जो that has been chewed up and split out by the bloody system and nothing more than a damaged good. Now he is just a damaged, एक कह सकते हो टूटा फूटा सा सामान बन गया था वो, who was chewed up, and उसके बाद उसको स्प्लिट कर दिया गया था, स्पिट कर दिया गया था आउट बाय द ब्लडी सिस्टम ऑफ वॉर। द कॉम्पनसेशन, कुछ स्ट्रे पीसेस ऑफ मेटल जो उसको मिले थे, दैट ही कुड गिव टू हिज मदर, और वो उसको वॉल पर हैंग कर सके। तो बस यही उसको इन रियलिटी मिला था। द थीम इज obviously the destruction war creates on the lives of the soldiers, both mentally and physically. The soldiers undergo physical emotional exhaustion while fighting in a war. John Brown realizes while he was fighting that he is either killing a human being or he is die trying to kill someone, and if he failed to kill someone, someone will kill him. ओके, फिर अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने पास नोट डाउन कर लेना। हो सकता है कि ये उसमें पीडीएफ में ना मिले आपको। फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज एन एंटी वॉर लिरिक पोएम जो आपको कुछ इमोशंस बताएगी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, इसलिए उसको एंटी वॉर लिरिक बोला गया है। देन इट डिस्क्राइब्स द हॉरर्स ऑफ वॉर। ठीक है, अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें लिख लेना इट डिस्क्राइब्स द हॉरर्स ऑफ वॉर। कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना मुझसे। यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ इट शोज अ false sense of bravado, that is boldness, ठीक है, bravery और boldness, and machismo है एक्चुअल वो में वो, that is the masculine pride. Then नेक्स्ट यू कैन राइट इज देयर इज मदरली ऑप्टिमिज्म, और उसका कंप्लीट इग्नोरेंस भी है, ये हमने उसमें ऊपर डब्बे में मेंशन किया था। देन द आइडिया, इट शोज द आइडिया ऑफ ग्लोरी, ठीक है, शान की बात। एंड इट्स कंडेमनेशन, कंडेमनेशन होता है किसी चीज का स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल की भाई वॉर में कौन सी बात की ग्लोरी, एक्चुअल में तो सोल्जर्स आर ईदर ट्राइंग टू किल समवन एल्स और दे आर डाई ट्राइंग, ठीक है। फिर देन इसके बाद है रोमांटिसाइजिंग, रोमांटिसाइजिंग romanticization of war and valor। अपने पास इसको नोट डाउन कर लेना। मीन्स रोमांटिसाइजिंग होता है कि किसी चीज को इतना ज्यादा आइडियली और अनरियलिस्टिकली शो करना जितना एक्चुअल में वो है भी नहीं, ठीक है, अपीलिंग शो करना किसी चीज को। और उसके बाद है debilitating, debilitating effects of war, effects of war means this is something that makes someone weak, किसी को बहुत ज्यादा कमजोर बना देने वाले इफेक्ट्स होते हैं वॉर के। तो रीड ऑल दीज थिंग्स, कुछ नहीं समझ में आया हो तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड if you have liked and understood this poem, please you can share it with your friends also, and do subscribe to my channel. Thank you.